हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ गई होगी क्योंकि बेटा अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा पिछले टॉपिक से लिंक्ड है, तो आप थोड़ा पिछले वाला भी रिवाइज करो सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड का। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया था? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ये फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। आज हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला केस, फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा क्या होता है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया इस तरफ, और आपने इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया इस तरफ या फिर इस तरफ, यानी कि थीटा जो है बेटा या तो 0 डिग्री है या फिर आपका 180 डिग्री है। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया और आपका बी वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर राइट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी या तो लेफ्ट है या फिर राइट है। बट इन बोथ द केसेस जो आपकी फोर्स आएगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्यू वी बी साइन 0। क्यू वी बी साइन 0, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर 180 होता तो भी 0 आता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ट्रेजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी कि बेटा चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा। चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ कंटिन्यू करेगा मोशन, ना स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ कंटिन्यू करेगा स्ट्रेट लाइन में। और आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड तो ना स्पीड बढ़ा सकता है और ना ही स्पीड कम कर सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये बोलते हैं a charge particle is moving in space without any change in its velocity। एक चार्ज पार्टिकल है वो स्पेस में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब ना वेलोसिटी बढ़ रही है, ना कम हो रही है, और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब ये पूछते हैं, कैन वी कंक्लूड दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। क्या हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? सो आंसर इज नो। अगर एक चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, स्पीड बढ़ भी नहीं रही, स्पीड कम भी नहीं हो रही, वो तो मैग्नेटिक फील्ड कर ही नहीं सकता। अब ये बोल रहे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट से दैट। क्यों? क्योंकि ये केस देखो बेटा, इस केस में भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर इस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ जा रहा है। तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड उसको कोई उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगाएगा। सो आंसर क्या आएगा? नो। नो, सिंस द पार्टिकल माइट बी मूविंग पैरेलल टू द फील्ड।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो, मतलब इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो उस केस में भी जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो ज़ीरो होगी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड द आंसर इज़ नो। अगर चार्ज पार्टिकल को कोई फोर्स नहीं लग रही, उसका पाथ ऑल्टर नहीं हो रहा स्पेस के अंदर, बेटा स्पेस मतलब वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, तो कोई और इफेक्ट नहीं लेना, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इसके बारे में सोचना बेटा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड केस लेते हैं, ये हो गया बेटा 0 या फिर 180 डिग्री। अब सेकंड केस लेते हैं बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, अब हम ड्रॉ करते हैं बेटा ध्यान से। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है ऐसे, ओके ये लगा हुआ है और यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि बी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं है, हर जगह पर फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा और ना ही आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब आपने यहाँ से वेलोसिटी देके एक पार्टिकल को थ्रो किया, राइट, यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने डायरेक्शन कैलकुलेट की थी। यस बेटा, एक और चीज़, इस जगह पर ना कोई ग्रेविटी है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कोई और इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा, इस पर फोर्स लगाएगा, राइट। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड पाम रूल हम लगा रहे थे या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या करना होता है बेटा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके, एंड बी अंदर की तरफ, एंड आपको अपना पाम को थोड़ा पुश करना होता है, आप देख सकते हो, यानी कि इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो उससे क्या होगा, कोई सोचेगा सर पार्टिकल शायद नीचे गिर जाएगा, नो, क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, राइट। आपने कभी देखो अगर ट्यूबवेल देखा हो बेटा, जो खेतों में लगा होता है, उसमें पानी निकलता है, तो पानी ऐसे निकलता है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, क्या वो वाटर नीचे गिर जाता है, नहीं, वो थोड़ा ऐसे ऐसे बेंड करता है। तो इसके पास वेलोसिटी है तो फोर्स इसके ऊपर नीचे लगी ऐसे, तो ये थोड़ा बेंड करेगा एंड इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। सर ये सर्कुलर कैसे बना, आप ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है उसकी खास बात है कि वो फोर्स हमेशा, फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगेगी। इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो फोर्स इस तरफ हो जाएगी, आप देख भी सकते हो, देखो बेटा बी अंदर और बी इस तरफ, पुश इस तरफ इस तरफ, तो जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इस तरफ। यही इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की खास बात है। तो फोर्स हमेशा चेंज हो रही है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन में चेंज होगी। तो फोर्स हमेशा यहाँ पे फोर्स यानी कि नीचे मुड़ गया इस तरफ, यहाँ आया तो फोर्स इस तरफ लग गई, फिर मुड़ गया, यहाँ आया तो बेटा इस तरफ फोर्स, ऐसे ही फोर्स इसको, सिंस द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी स्पीड नहीं चेंज होने वाली। तो ये बेटा सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। आप इसको कंपेयर करो, आपने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा है, उसमें हम पढ़ते हैं बेटा अगर हम रस्सी से एक पत्थर को बांध के उसको घुमाते हैं तो देखो बेटा जो रस्सी के अंदर टेंशन है वो उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूटन्स लॉ फिर से, इसीलिए इसी चीज़ के लिए न्यूटन इज टर्म्ड वन ऑफ द लाइक मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट से ही वाज द बिगिनर ऑफ साइंस। वहीं से ही बहुत ज़्यादा
जो साइंस की डेवलपमेंट शुरू हुई। क्योंकि देखो ये भी फर्स्ट लॉ से ही आ रहा है कि डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगी। तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज की है। नाउ लेट अस सी। अब बेटा क्योंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन किसके बिना नहीं हो सकता? सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी चाहिए। तो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। आप एक दो एग्जांपल देखो। सन सेंटर पे है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, राइट? तो अर्थ घूम जो रही है बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये अच्छे से समझना होगा, यू मस्ट वॉच सर्कुलर मोशन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है बेटा। सन अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन अर्थ सन की तरफ नहीं जाती बट घूमती है, क्योंकि जो सन का पुल है वो सारा का सारा अर्थ को सर्कुलर मोशन करवाने में यूटिलाइज हो जाता है। तो इसीलिए अर्थ जो है वो सन की तरफ नहीं आती, राइट? सन के अराउंड घूमती है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है? नो। क्यों? रीज़न इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाने का रीज़न उसका रेवोल्यूशन है। अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेटा जो डायरेक्शन चेंज है उसके लिए भी फोर्स चाहिए। तो जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सुनना बेटा ध्यान से, वो एग्जैक्ट उतना है जितना उसको घूमने के लिए चाहिए। ये इस दुनिया की सबसे स्ट्रेंज चीज़ है। दैट इज़ वाई दे से दिस नेचर इज़ सो ब्यूटीफुली बैलेंस्ड। इसीलिए सब कुछ इतना बैलेंस्ड है, राइट? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उसको एग्जैक्ट उतनी फोर्स न्यूक्लियस लगाता है जिससे कि वो घूम पाए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। उससे ज़्यादा लगेगी बेटा फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, अगर उससे कम लगेगी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? या किसी और शेप का मोशन हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। mv²/r इक्वल्स टू BQV साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा पुट कर दो mv²/r इक्वल्स टू BQV। v कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? mv/bq, राइट? सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा उस सर्कल की रेडियस कितनी होने वाली है? mv/bq। अब और क्या क्या होता है बेटा सर्कुलर मोशन में? 4 चीज़ें होती हैं। एक रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। ये चारों हम निकालते हैं बेटा। टाइम पीरियड निकालते हैं। ये सबसे हैरानी वाली चीज़ है इसके अंदर। टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड तो चेंज हो नहीं रही बेटा, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr अपॉन स्पीड कितनी होगी? v। सो t इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू पुट करो 2πr की वैल्यू mv/bq, राइट? और ये v कैंसिल हो गया बेटा, तो 2πm/bq। ये आपका टाइम पीरियड आ गया, राइट? यानी कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट जो हो रहा है उसके लिए इतना टाइम पीरियड है, इतना टाइम लगेगा सर्कल को कंप्लीट करने में। बेटा ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इससे बहुत सारी मशीन्स बनी, इसके बाद वो हमारे सिलेबस में भी हैं, हम पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये जो इफ़ेक्ट है इसका मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप सोचोगे सर फिजिक्स का मेडिकल साइंस में कैसे यूज़ होगा? ये भी आपको पढ़ना है बेटा, इसके बाद ये आएगा। टाइम पीरियड जो है अगर आप देखो 2πm/bq, टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ से कितनी स्पीड से पार्टिकल को फेंकोगे। यानी कि मान लेते हैं, थोड़ा सोचो, आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, इमेजिन करना, उससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल पकड़ा दी गई, उसके ऊपर चार्ज है, बॉल के ऊपर, बॉल इज़ पॉजिटिवली चार्ज। आपने उसको ऐसे फेंक दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर, आपने फेंका तो बॉल ऐसे घूम के आपके पास यहाँ पर वापस आएगी, राइट? यहाँ से आपने फेंका था तो बॉल घूम के ऐसे आपके पास आएगी, आप पकड़ भी सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो एक्सप्रेशन है इससे क्या पता लगता है? अगर आपने ज़्यादा स्पीड भी दी तब भी बॉल घूम के वापस सेम टाइम में आएगी। बॉल का
जो सर्कल है वो सेम टाइम में कंप्लीट होने वाला है, चाहे आप जितना मर्जी फास्ट फेंको। सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? आप देख सकते हो 2πm/bq, कुछ तो चेंज होगा। यस, ज़्यादा स्पीड से रेडियस बड़ा हो जाएगा। अगर स्पीड ज़्यादा देंगे बेटा तो रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड उतना ही रहने वाला। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है बेटा। ये आप अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे जो आगे साइंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, उसमें आपको ये समझ आएगा कि इसका कितना बड़ा रोल है आगे डेवलपमेंट में। ओके, रेडियस आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब बेटा फ्रीक्वेंसी होता है बेटा 1 टाइम पीरियड। ओके, सो 1 टाइम पीरियड यानी कि BQ/2πm, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ओके, यानी कि कितने साइकिल्स पर सेकंड, कितने सर्कल एक सेकंड में बनेंगे। ओके, उसके बाद बेटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसमें पुट कर दो BQ/m, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा और उसकी जो रेडियस है वो इससे आएगी mv/bq, टाइम पीरियड 2πm/bq, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ओमेगा 2πf BQ/m, राइट। ये सारी टर्म्स आपको निकालनी आनी चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसमें बेटा थोड़ा सा mv/bq में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, इसके अंदर थोड़े से और फॉर्मूले हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेट अस सी। अब देखो बेटा, ये भी आपको सारे याद रखने हैं, सिंपल है। R = mv/bq। अब mv क्या होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था P इज द लीनियर मोमेंटम, राइट। अब आपको थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी याद करो। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा P²/2m। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय P²/2m। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, छोटी सी डेरिवेशन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो बेटा mv² बन गया क्या, P², तो P²/2m। लो, ये डिराइव भी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज P²/2m होता है, ठीक है। तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से, P = √2mk, राइट। तो लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, √2mk। तो यानी कि बेटा रेडियस की वैल्यू एक और आ गई √2mk/bq। ये एक और रेडियस का फॉर्मूला आ गया। एक तो हो गया mv/bq, ये है मास एंड वेलोसिटी। कई बार बेटा ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चन दे देते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो रेडियस इज √2mk/bq, k इज द काइनेटिक एनर्जी। कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स जो हैं कैपिटल E यूज़ करते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। अब एक और चीज़, एक और एक्सप्रेशन आ सकता है बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा, इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन की। अब वेलोसिटी गेन कितनी हुई है, अब सुनना ध्यान से बेटा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल, उसका जो डिफरेंस होगा, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा, Q × V, एंड यही किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट किया गया है, हम लिख भी लेते हैं इसको, इफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा कई बार चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके पास इनिशियली ही काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कई बार रेडियो एक्टिव मटेरियल से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, तो जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलते हैं तो उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर वो सफिशिएंट ना हो या हमें अपनी मर्जी का
चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी अपनी वेलोसिटी हो जो हमें चाहिए, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वर्क डन होता है बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के, राइट? ओके, तो अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? Q इंटू वी। आप याद रखना है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्मॉल वी है, ये स्मॉल वी है। स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी, कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा K की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो R इक्वल्स टू अंडर द रूट 2m QV अपॉन BQ। तो ये रेडियस आ गई आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में। तो आपको ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए बेटा। रेडियस mv/bq, राइट, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। फिर हमने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख दिया अंडर रूट 2mk/bq। और उसके बाद रेडियस, अगर चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट किया है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वो इसमें हमने पुट कर दिया। तो ये रेडियस आ गया बेटा। तो एक रेडियस का ये भी फॉर्मूला बन गया। ओके, सो दिस वाज अगर थीटा 90 हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो सच दैट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री, तो उस केस में पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। एंड उस सर्कुलर मोशन की फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल दी, रेडियस निकाल दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की सबसे हैरान करने वाली बात क्या आई है कि टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। ज़्यादा स्पीड से सर्कल बड़ा हो जाएगा लेकिन टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सर्कल विल रिमेन सेम। ओके, लेट अस मूव। अब इसके बेटा 2-3 स्पेशल केस हैं थीटा 90 में भी। अब हम लेट अस सी वो करके देखते हैं। थीटा 90 के स्पेशल केस देखो, स्पेशल केसेस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सर इसमें क्या हो सकता है आप देखना बेटा ध्यान से। अब जो अभी हमने किया उस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था और हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट था, राइट। अब हम थोड़ा सा इसको अलग से करते हैं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक बेटा बहुत बच्चे सोचते हैं जहाँ क्रॉस होगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर ये जो बीच में गैप है क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? बिल्कुल है बेटा, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पेपर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे क्रॉस इज ए सिग्निफिकेंस कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जहाँ क्रॉस नहीं होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। अगर क्रॉसेस पास पास होंगे, वैसे वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि सर आपने बोला था फील्ड लाइंस जहाँ होती है वहाँ फील्ड होता है। यस, ये सिर्फ पेपर पे शो करने के लिए होता है, हर जगह तो हम फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते ना, फिर तो वो कॉन्टीन्यूटी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा याद रखना है, पॉइंट बहुत अच्छा है बेटा, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो उतना शो नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर भी फील्ड है, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, मान लेते हैं हमने यहाँ से चार्ज पार्टिकल को फेंका, Q एंड V, पॉजिटिव चार्ज ही हम ले रहे हैं। अच्छा, QV यहाँ से पार्टिकल को एंटर करवाया, अब क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी? अगेन राइट हैंड पाम रूल। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, और उसके बाद आपको पाम को पुश करना है। तो पुश किया तो यानी कि पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएगा। अब आप देखो बेटा, इसका पार्ट ये ऐसे, यहाँ पर भी फील्ड बना देते हैं। अब बेटा इसमें सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। सर इससे क्या अचीव हुआ? बेटा कई बार हमें चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा, मतलब अगर बॉल आ रही है आपकी तरफ, बॉल की डायरेक्शन आप बैट से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटा, लेबॉर्ट्रीज़ में इनका बहुत यूज़ होता है।
बहुत सारी मशीन्स हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। एक्सरे आपने करवाया होगा सब लोगों ने, बेटा एक्सरे के अंदर भी चार्ज पार्टिकल से ही एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो आप थोड़ा सा उसको भी समझ पाओगे, आपके सिलेबस में ये है एक्सरे मशीन कैसे फंक्शन करती है, नॉट द टेक्निकलिटीज़ बट द कॉन्सेप्ट कि वो एक्सरे बनता कैसे है। तो हमें बेटा चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो कि अगर हम किसी और चीज़ से करवाएंगे ना तो उसमें लॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा लॉस नहीं करता, स्पीड को वो चेंज ही नहीं करता। तो इधर पार्टिकल जा रहा है, आप चाहते हो उसको उधर भेजना, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज दो, तो पार्टिकल की देखो डायरेक्शन बिना लॉस ऑफ एनर्जी के यूज़ मतलब चेंज हो गई। ये पार्टिकल स्लो नहीं होगा। तो इसमें आपको याद रखना है, अगर इसको मतलब पार्टिकल इधर गया और हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इसको आप मैग्नेटिक मिरर भी बोल सकते हो, इस तरफ गया और वापस आ गया। तो दिस इज वन स्पेशल केस। ओके, सेकंड स्पेशल केस करते हैं। सेकंड स्पेशल केस करते हैं बेटा। सेकंड स्पेशल केस क्या है, अब देखना ध्यान से। सपोज हमने यहाँ से पार्टिकल को एंटर करवाया। अब पार्टिकल को एंटर करवाया बेटा, अब ये क्या होगा, ये मुड़ेगा ऐसे। अब ये मुड़ तो गया, लेकिन देखो पिछले केस में क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट था, तो ये ऐसे मुड़ के ऐसे वापस निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ से जो पार्टिकल है वो सीधा निकलेगा बेटा, सिर्फ यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, इतने रीजन में, सिर्फ इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम मान लेते हैं डी। ये रीजन हमने डी ले लिया। आपने बेटा चार्ज पार्टिकल को यहाँ से भेजा। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड अगेन डायरेक्शन देखो फोर्स की ऊपर, ऊपर यहाँ कहीं सेंटर बन जाएगा इसका, राइट। इस तरफ फोर्स लगी है तो ये सर्कल, ये आर्क होगी ना बेटा, इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा इस लाइन के ऊपर। अब ये मुड़ गया बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता तो ये ऐसे घूमता और एंड में ऐसे कहीं कुछ होता, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे तो फील्ड ख़त्म हो गया, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगना इस पॉइंट पर ख़त्म हो गया है। और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ख़त्म होगी, क्या होगा बेटा, डायरेक्शन चेंज होना बंद हो जाएगा। अगेन न्यूटन्स लॉ कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, अगर फोर्स नहीं है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बेटा ये ऐसे यहाँ से सीधा जाएगा, राइट। जैसे अगर आप किसी स्टोन को रस्सी से बांध के घुमा रहे हो, तो अगर घुमा रहे हो तो अगर वो रस्सी टूट जाए, जिस पॉइंट पे रस्सी टूटेगी बेटा, जिस इंस्टेंट पे रस्सी टूटेगी, स्टोन वहाँ से सीधा जाएगा अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि जो एजेंट उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा था यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगना बेटा बंद हो गई, तो यहाँ से सीधा चला जाएगा। तो सर इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछेंगे कि हमें डिविएशन बताओ। ये ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, तो भाई मान लेते हैं ये ईस्ट जा रहा था, तो ये अब कितने एंगल पर मुड़ गया है, सुनना ध्यान से। अच्छा ये एंगल निकालना है हमने। ओके लेट अस सी। देखने में लगता है मुश्किल, बट थोड़ा सा अगर आप ज्योमेट्री यूज़ करो, मान लेते हैं ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गया बेटा इसका। अब ये डी है, ये डिस्टेंस हमें पता है डी, जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके अब सुनना बेटा ध्यान से, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये थीटा, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया। अगर आप देखो ये सेंटर से लाइन आई बेटा, सर्कल के सेंटर से जो लाइन आती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा थीटा, क्योंकि टोटल 90 है। थीटा ये भी 90 था, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले रखी है मैंने और ये वर्टिकल ले रखी है, तो ये एंगल 90 है। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये सेंटर से लाइन आई और ये टेंजेंट है, एज ए टोल्ड यू पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगा। अच्छा सर इससे क्या होगा, अगर ये थीटा बेटा तो ये भी थीटा हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब लेट अस टेक दिस एज P एंड दिस इज एज Q एंड दिस इज एज R, ये पॉइंट। अगर आप इसको देखो बेटा,
राइट। ये सर्कल का रेडियस हो गया। अगर आप इसमें साइन थीटा निकालो, साइन थीटा ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन थीटा कितना हो गया? अगर आप देखो ध्यान से, सर साइन थीटा इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि डी अपॉन आर। ओके, सो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स डी अपॉन आर, यानी कि इतनी डिविएशन हो जाएगी, इतनी डिविएशन हो जाएगी बेटा। सो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इतने एंगल पे मुड़ जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्या था बेटा, जैसे पिछले आर्टिकल में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में हमने बाहर से चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया था और ये ऐसे मुड़ा, पर वहाँ पर फील्ड बेटा यहाँ पर भी था, तो वो ऐसा घूम के यहाँ से ऐसे वापस आ गया, मतलब उसकी डायरेक्शन, उसमें डिविएशन 180 आ गई थी, राइट। इट वेंट लाइक दिस और वापस मुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, फील्ड बेटा डी डिस्टेंस में ही जाके ख़त्म हो गया है। तो ये देखो देखो सारी कितनी चीज़ें लगी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री लगी, दैट इज़ वाई ट्रिग्नोमेट्री इज सो इम्पॉर्टेंट, मैथमेटिक्स, राइट, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सर्कुलर मोशन लग गया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद न्यूटन्स लॉ लग गया कि टेंजेंट वहाँ से वो निकलेगा, डायरेक्शन चेंज करने वाली चीज़ यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा ख़त्म हो गई, तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज होना बंद हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, अगर बेटा डी और आर इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर डी और आर इक्वल हो जाए तो साइन, इफ डी इक्वल्स टू आर, देखते हैं डिविएशन कितनी आएगी। साइन थीटा कितना हो गया बेटा, साइन थीटा हो गया डी अपॉन आर, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि डिविएशन, यानी कि बेटा अगर यही रेडियस के इक्वल हो गया तो आप देखो ये आपका डी था ना, अगर ये भी आर के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से ऐसे सीधा निकलेगा। तो आप देख सकते हो डिविएशन कितनी होगी, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए वेरी हेल्पफुल टूल इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो किसी भी चार्ज पार्टिकल की विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से भी चेंज कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को भी चेंज कर देता है, राइट। तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें पार्टिकल स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस इज अगेन स्पेशल केस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इससे हम डिविएशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया बेटा आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कौन सा एंगल बचा, 0 हो गया बेटा, 180 हो गया, थीटा 90 भी हो गया। अब बाकी सारे एंगल्स में देखते हैं, अब सुनना ध्यान से। थर्ड केस हो गया ये हमारा स्पेशल, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, 180 और 90। अगर इन तीनों में से कोई भी एंगल नहीं है तो क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इस तरफ, बी वेक्टर। बेटा 0 को भी हमने डील कर दिया, 180 को भी डील कर लिया है, अब 90 को भी डील कर लिया है। अब इसमें देखते हैं, सपोज आपने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ये एंगल हो गया थीटा और ये आपकी v वेलोसिटी होगी, चार्ज q हो गया बेटा। अब जैसे हमने क्लास 11th में किया था बेटा, जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, आई कीप ऑन रिपीटिंग वन लाइन, मैं एक लाइन बहुत बार रिपीट करता हूँ कि आपको मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए। अगर मोशन हो रहा है एंगल पे तो उसको 2 पार्ट्स आपको डिवाइड करने आने चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल में u cos थीटा अलग और u sin थीटा अलग। उससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन को आप अलग से डील करते हो और वर्टिकल को अलग से। तो आप 2D को
बेसिकली 1D में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस तरफ ध्यान रखेंगे तो ये वाला मोशन, और इस तरफ देखेंगे तो ये वाला वर्टिकल मोशन। अब थोड़ा देखना, अब बेटा इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो गया बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया बेटा v sin थीटा। अब सुनो ध्यान से, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो v cos थीटा को ऑल्टर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि v cos थीटा जो है वो b की डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी b की डायरेक्शन में होती है तो उसके ऊपर फोर्स 0 लगती है। तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे बेटा, जब ऐसे फेंकते हैं ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। तो ये v cos थीटा जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v sin थीटा जो है वो चेंज होगा। अब सुना, चेंज मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगी। लेट अस सी कितनी फोर्स लगेगी, डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स किधर लगेगी, देखो b के डायरेक्शन में आपके फिंगर टिप्स ऐसे, और थंब के डायरेक्शन में ये v अंदर, यानी फोर्स अंदर की तरफ, यानी कि पार्टिकल को फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। यानी कि बेटा ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसका सर्कल ऐसे होगा। लेकिन v cos थीटा इसको सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। तो इसका जो पाथ बनेगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। बेटा सुनो ध्यान से, थोड़ा सा आप देखो, क्लास 11th में चलते हैं, थोड़ा सा बस इसको मैंने u से आगे फेंका तो ये ऐसे आके नीचे गिरता है, राइट। अब अगर ग्रेविटी नहीं होती ना, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा ही जाता, लेकिन ग्रेविटी ने क्या किया, इसको नीचे बेंड कर दिया, राइट। तो ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दे दी, तो इसका पाथ चेंज होता होता ऐसे नीचे लैंड कर गया। तो बेटा अगर ये v cos थीटा नहीं होता तो ये तो सर्कल में ऐसे ही घूमता रहता, लेकिन v cos थीटा क्या है, इसको थोड़ा सा आगे मूव करेगा, एक सर्कल घुमाएगा, फिर v cos थीटा आगे ले जाएगा, तो इसका सर्कल जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। बेटा जो स्प्रिंग होता है उसकी शेप हेलिक्स होती है या हेलिकल होती है। तो स्प्रिंग का जो शेप है, राइट, स्प्रिंग तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, जो उसकी शेप है उसको हेलिकल बोलते हैं। तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी बेटा, जैसे थीटा 0 में ट्रेजेक्ट्री क्या थी, स्ट्रेट लाइन। थीटा 90 में ट्रेजेक्ट्री क्या थी बेटा, सर्कुलर। अब अगर इन तीनों के अलावा कोई भी एंगल हो, हम लिख सकते हैं ट्रेजेक्ट्री विल बी हेलिकल। जो पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो आपका पाथ फॉलो हो रहा है उसकी शेप क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैंने ड्रॉप किया, इसने पाथ फॉलो किया, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या आई है, आप देख सकते हो सर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, स्ट्रेट लाइन, जो कि थीटा 0 एंड 180 में था। अब उससे पहले वाला में क्या था, ट्रेजेक्ट्री कौन सी शेप आई थी बेटा, सर्कल। तो ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री क्या है, हेलिकल आई है बेटा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं टाइम पीरियड तो बेटा स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, 2πm/bq। रेडियस, अब रेडियस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, mv/bq था, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो v sin थीटा की वजह से बन रही है। इस वाले कंपोनेंट पे फर्क पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे mv sin θ/bq, ये बेटा रेडियस हो जाएगी। याद रखना है mv sin θ/bq, नॉट mv/bq, क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर ही थी बेटा b के। यहाँ पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि b के परपेंडिकुलर है, तो वो कंपोनेंट मैटर करने वाला है। तो v का जो कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर है यानी v sin थीटा, तो रेडियस उसकी वजह से बन रही है, सर्कुलर मोशन उसकी वजह से हो रहा है। तो r = mv sin θ/bq। ओके, अच्छा बेटा ये जो दो टर्म्स आई हैं इनके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं पिच। दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। बेटा अगर आपको, आप अपने किसी पेन से निकाल सकते हो, स्प्रिंग होता है पेन के अंदर, तो वो जो स्प्रिंग है ऐसे कर्ल हो रखा है, दो कर्ल के बीच का जो गैप होता है बेटा उसको पिच बोलते हैं। अब लेट अस सी पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पिच इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में बेटा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v cos थीटा, और टाइम कितना है
जितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है उतने ही टाइम में आगे जा रहा है। तो उतने टाइम में कितना मूव कर गया बेटा, वी कॉस थीटा इंटू टाइम, यानी कि 2πm/bq। तो ये आपकी पिच का फॉर्मूला आ गया, वी कॉस थीटा इंटू 2πm/bq, राइट। सो अगर थीटा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, 30 है बेटा, 45 है, 120 है, एनीथिंग, तो उस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो हेलिकल होगी। और इस हेलिकल के हमने टर्म्स निकाल ली। टाइम पीरियड, बेटे टाइम पीरियड आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो 1 टाइम पीरियड, एंड एफ आ गया तो 2πf जो है वो ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं। रेडियस याद रखना है mb sin θ/bq, एंड पिच इन दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड विच इज 2πm/bq। ओके, सो ये आपका सारे एंगल्स हमने डील कर लिए हैं, किस एंगल पर क्या होगा। ओके, अब बेटा ये जो हेलिकल बना है शेप, ये जो हेलिकल शेप बना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। लेट अस सी वो कौन सा फिनोमिना है, ध्यान से समझना, आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा। एक फिनोमिना है, अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स। इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ऑरोरा, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ऑरोरा बॉयलिस, राइट, ऑरोरा बॉयलिस। सर ये क्या है बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के जहाँ पर हैं, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन, वहाँ पर जो स्काई है बेटा, वहाँ पर स्काई के अंदर बहुत कलरफुल लाइट्स वेवर करती हैं, कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की। आप नेट पे चेक करना जरूर, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत फैसिनेटिंग होता है बेटा, बहुत सारे लोग उसी को देखने वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ पे स्काई में क्या होता है बेटा, स्काई यहाँ पे ब्लू होगा और क्लाउड आ गए तो ब्लैक या वाइट हो जाएगा, लेकिन सोचो ग्रीन कलर का स्काई या फिर पिंक कलर का स्काई, हमारा ऑरेंज हो जाता है कई बार इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग में, लेकिन पिंक और ग्रीन कलर का डिस्प्ले होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसको इस हेलिकल चीज़ से एक्सप्लेन किया जाता है। सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सोचो फिजिक्स का एम ही यही है, व्हाट इज़ अकरिंग इन नेचर शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स। फिजिक्स का एक्सप्लेन मीनिंग स्टार्टिंग में क्या था, अब तो हम उसको यूज़ करने लगे हैं। अब फिजिक्स का मतलब इन्वेंशन भी हो गया बेटा, आप कुछ बनाते हो नया, इंजीनियर्स बनाते हैं, वो अलग फील्ड हो गया। पर पहले तो नेचुरल चीज़ें, नेचुरल जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने में फिजिक्स यूज़ होता था। ओके, नाउ लेट अस सी बेसिकली क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका ऑरोरा बॉयलिस। देखो क्या होता है बेटा, अर्थ जो है बेटा वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये अर्थ मैग्नेटिज्म अगला हमारा टॉपिक होगा, आपको उसमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अर्थ जो है इट बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, राइट। तो अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ये अर्थ है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये ऐसे। हम बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बहुत वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना, मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, बस यहाँ पे फील्ड है। अब बेटा मैंने बताया कि अगर चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में एंगल पे फेंकते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल ऐसे घूमता है। पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड घूम रहा है। तो बेटा अगर फील्ड लाइन ऐसी होंगी तो क्या होगा, देखना ध्यान से, आप थोड़ा गेस कर सकते हो। अब पार्टिकल ऐसे घूमेगा, पार्टिकल को फील्ड लाइंस को ही उसके अराउंड घूमना है, राइट। अब अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है तो सर ये हो क्या रहा है बेसिकली, लेट अस सी। बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी जब खाना बन रहा होता है, अगर व्हेन इट कम्स टू बॉयल, जब बॉइलिंग शुरू होती है उसके सरफेस पे बबल बस्ट करते हैं। तो बेटा सन का जो सरफेस है उसके सरफेस पे भी बबल बस्ट होते हैं।
राइट। टेक्निकली कुछ और होता होगा, हमें जो ऐसा दिखेगा। तो अगेन इसके अंदर भी आप कितना मर्जी डीप जा सकते हो, पर बेसिकली जो क्या होता है, सन के सरफेस पे बबल बस्ट करता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रिडोमिनेंटली। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन निकलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, और उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सुनना देखना ध्यान से, ये मान लेते हैं सन है, राइट। सन के सरफेस पे एक बबल बस्ट किया, राइट। ये भी एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट बेटा। सन के सरफेस पे अगर ये बबल है, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा, तो बेटा अर्थ का साइज एक डॉट के बराबर है, बबल के भी बहुत छोटे हिस्से के इक्वल। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर ये सन है बेटा, सन के सरफेस पे बबल है तो अर्थ इसके बराबर है बेटा, डॉट के बराबर। तो आप देख सकते हो अर्थ कितनी ज़्यादा छोटी है। सन अगर चाहे तो क्या हो सकता है, राइट। वो तो सन हमसे बहुत दूर है, तो अर्थ जो है सन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा छोटी है, राइट। और हम अर्थ के कंपैरिजन में कितने छोटे होंगे आप ये भी सोच सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी। अब बेटा जब ये बबल बस्ट करता है तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स स्पेस में फैल जाते हैं, राइट। चारों तरफ सारे प्लेनेट के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ के पास ही आते हैं, राइट। अब वो अर्थ के फील्ड में जब आते हैं, जब एंटर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल एंटर करते हैं बेटा, दे फॉलो दीज लाइंस एंड यहाँ क्राउडेड हो जाते हैं जाके, या इधर भी हो सकते हैं, राइट। तो जब वो यहाँ क्राउड हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स यहाँ पोल्स पे इकट्ठे हो गए, मतलब इकट्ठे नहीं, जा इकट्ठे चले गए वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, राइट, प्रेडोमिनेंटली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, तो वो चार्ज पार्टिकल जाके वहाँ पे उनको हिट करते हैं और एक्साइट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक्साइटेड स्टेट बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया तो वो नीचे आएगा ही आएगा। तो जब बेटा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जब वो डी एक्साइट होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है। पिंक लाइट होती है कहीं पर, ग्रीन लाइट होती है कहीं पर, राइट। तो उसी को ऑरोरा बॉयलिस बोलते हैं। तो रीज़न, सन, सोलर फ्लेयर से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बहुत सारे बेटा, ये ऑरोरा बॉयलिस आप हैरान हो जाओगे, और प्लैनेट्स में भी होता है, सैटेलाइट्स में भी होता है, और आपके जो मीटियोर्स होते हैं बेटा उनके अंदर, उनके आसपास भी ऑरोरा बॉयलिस होता है, क्योंकि उनका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब चार्ज पार्टिकल ट्रैप होंगे, ये ट्रैप होके यहाँ पहुँचेंगे, अब बहुत सारे हैं, तो वो जाके वहाँ के नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को एक्साइट करते हैं, एंड जब वो डी एक्साइट होते हैं बेटा तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस कलर की होती है, पिंक या फिर ग्रीन, मतलब लाइट जो है वो पिंक और ग्रीन कलर, और भी हो सकते हैं, मेनली वो होता है। तो ये फिनोमिना जो है वो अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करके हमने एक्सप्लेन किया। अदरवाइज बेटा रह जाता, हम कैसे एक्सप्लेन करते, राइट, कि क्यों ये हो रहा है। तो राइट, तो अब हमारे पास एग्जैक्ट रीज़न है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का ट्रैप होना और उनका वहाँ जाके क्लस्टर हो जाना, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन लाइट और पिंक लाइट आती है, राइट। और वो स्पेक्ट्रम होता है बेटा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये भी आपकी बुक में लिखा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ये स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम इज़ ए फिंगरप्रिंट फॉर द गैस। मेरे फिंगरप्रिंट से क्या हो जाएगा, मेरा फिंगरप्रिंट हो तो पता लग जाएगा, ओके दिस इज़ गुरदीप सिंह, राइट। तो ऐसे ही बेटा गैस का स्पेक्ट्रम भी उसका फिंगरप्रिंट होता है, यानी कि हर गैस का स्पेक्ट्रम बेटा अलग अलग है। तो हमारे पास मान लेते हैं कहीं पर आपको कोई अननोन गैस मिल गई, राइट, सपोज माइनिंग हो रही है, वहाँ से कोई गैस लीक हुई, हमें नहीं पता वो कौन सी गैस है, कैसे पता करेंगे, स्मेल करके? नहीं बेटा, स्मेल करके तो इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं पता लग सकता। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया हो केमिस्ट्री लैब के अंदर, स्मेल तो सिर्फ एक कैरेक्टर होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनका स्मेल ऑलमोस्ट सेम होता है, तो स्मेल से तो नहीं हो सकता। और ऊपर से बेटा स्मेलिंग कैन ऑल्सो बी डेंजरस, सम गैसेज आर पॉइजनस। सो दूसरा टेस्ट क्या होगा बेटा, सबसे जो सटीक टेस्ट है, सबसे एग्जैक्ट टेस्ट होता है उस गैस का स्पेक्ट्रम देखना,
उस गैस को ट्रैप करके उसको एक्साइट किया जाएगा, फिर उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है। हर गैस का स्पेक्ट्रम जो है वो अलग होगा। जैसे हम हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, तो गैसेस के बेटा स्पेक्ट्रम अलग होते हैं। स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस में है जो हम एटम्स के अंदर पढ़ेंगे, राइट। एटम्स के अंदर आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे आपको और अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, राइट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप ये प्लीज़ लेक्चर अच्छे से देखना एंड अगेन वॉच पेशेंटली एंड एब्जॉर्व। बेटा साइंस को धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब किया जाता है, एकदम से ये अगर आप एकदम से सोच रहे हो कि ऐसा कोई स्नैप करेंगे और चमत्कार होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा आराम से देखो, अपने क्वेश्चन पूछो, दिमाग लगाओ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ सर, अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता। डिबेट, नेवर बिलीव इन एनीथिंग ब्लाइंड फोल्डेड। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, सोचना है, पूछना है, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू एंड यस, स्टडी हार्ड।